संस्कृत भारती के सौराष्ट्र प्रांत संपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस मनोवाणी कार्यक्रम में उपस्थित महोदय हिमांजय पालीवाल जी, श्रीमान पंकज भाई त्रिवेदी जी, श्रीमान आशीष दवे जी, उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदनम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मनोवाणी अर्थात मन की वाणी। संस्कृताभिमानी मन की वाणी शब्द में एक ताकत, एक प्रभाव दिखता है। ये शब्दों का चयन करने वाले जो भी हो, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पहले इस मनोवाणी कार्यक्रम में नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर चेतन भाई त्रिवेदी, गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्रीमान प्रताप सिंह जी चौहान, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्रीमान नितिन भाई पेथाणी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अमीबेन उपाध्याय और BAPS के परम पूज्य भद्रेश स्वामी जी ने अपने अपने विचार रखे हैं। आज मैं संस्कृत की महत्ता एवं स्थिति इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विषय पर अपनी बात रखूंगा। अपने विचार रूपी पुष्प रखने का मैं आज प्रयास करूंगा। संस्कृत भाषा को जागृत करने का काम संस्कृत भारती और संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनोवाणी, संस्कृत संभाषण वर्ग जैसे प्रोग्राम्स और प्रकल्पों के द्वारा कार्य हो रहा है। ये जरूर भगीरथ कार्य है, कठिन जरूर है, लेकिन मैं मानता हूं कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है। रावण को लगा कि राम समुद्र पार करके लंका में नहीं आ सकेगा, लेकिन संगठन शक्ति के कारण ये असंभव बात संभव हुई। उसी तरह संस्कृत भारती संस्कृत संभाषण को सेतु बना के संस्कृत को जनभाषा जरूर बना सकेगा। भारत में कई पड़कार आए, आक्रमण हुए, फिर भी हमारी विरासत और संस्कृति टिकी है। उसका एक ही मात्र कारण है संस्कृत भाषा। हम कहते हैं वयम अमृतस्य पुत्राः, क्योंकि हमने इस अमृत भाषा का कोई न कोई रूप से पान किया है। संस्कृत संवेदना की भाषा है। ऋषियों की संवेदनाओं में से ही रामायण की उत्पत्ति हुई है। एक विषादी व्यक्ति के प्रति संवेदना से ही गीता और महाभारत की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भारतवर्ष की ही नहीं, समग्र जगत की सबसे प्राचीन भाषा है। अनेक भाषाओं की जननी है और देवों की भाषा है। इट्स अ डिवाइन लैंग्वेज। संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि वाक्य में प्रत्येक शब्द कोई भी स्थान पर रखा जाए, फिर भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। ये अन्य भाषाओं में मुमकिन नहीं है। राम वन में जा रहे हैं, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करें या तो संस्कृत में कहे तो रामः वनम गच्छति, गच्छति वनम रामः, वनम रामः गच्छति, वनम गच्छति रामः, सबका एक ही अर्थ होगा। बाकी भाषाओं में शब्द बदलने से अर्थ बदल जाता है। यह विशेषता भाषा के नाम और रूप के चौकस नियम के कारण ही प्राप्त हुई है। इसी कारण नासा भी इस भाषा का उपयोग कर रहा है। मनुष्य जीवन में 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ बताया गया है। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम। इसमें हर एक व्यक्ति को क्रमशः आगे बढ़ना है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में तंत्र शास्त्र, रत्न शास्त्र, चौर्य शास्त्र, काम शास्त्र, पाठ शास्त्र, नाट्य शास्त्र,
अलंकार शास्त्र, कोश शास्त्र वगैरह का प्राचीन समय से ही उद्भव हुआ है। वर्तमान में हम समय दर्शाने वाला शब्द AM एंटी मेरिडियन और PM यानी कि पोस्ट मेरिडियन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसके पहले और किसके बाद यह प्रश्न की समझ नहीं दी गई है, लेकिन हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा के पास इसका स्पष्ट अर्थ है, समझ है। AM यानी आरोहणम मार्तंडस्य एंड PM यानी पतनम मार्तंडस्य। दिन के 12 बजे के पहले सूर्य चढ़ता है, इसलिए कहा है आरोहणम मार्तंडस्य, और 12 बजे के बाद सूर्य ढलता है, इसलिए कहा है पतनम मार्तंडस्य। लेकिन हम पश्चिमी प्रभाव में यह अर्थ नहीं समझ सकते। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसी टाइम इजराइल भी अस्तित्व में आया, लेकिन इजराइल ने अपनी प्राचीन भाषा हिब्रू के साथ संबंध बनाए रखा। 1953 में हिब्रू भाषा अकादमी की रचना हुई। हिब्रू भाषा को राष्ट्रभाषा बनाई गई। सभी स्कूल और कॉलेजों में भाषा अनिवार्य फरजियात बनाई गई। सभी सरकारी ऑफिसों में हिब्रू भाषा व्यवहार में चलती है। इजराइल ने अपनी भाषा के संवर्धन के लिए, विकास के लिए ज्ञान विज्ञान, साहित्य, व्यापार, कला, राजनीति वगैरह क्षेत्रों में अपनी भाषा का प्रयोग किया। यही लगाव भाषा के प्रति हो तो भाषा मृत्युशैया से उठकर नवजीवन प्राप्त कर सकती है। हमें चीन से भी सीखना है कि चीन ने भाषा का प्रचार प्रसार कैसे किया। चीन एक की भाषा मैंडरिन है। चीन ने समग्र विश्व में 2005 के बाद 94 देशों में भाषा के केंद्र खड़े किए हैं। 300 संस्थाओं में 2,30,000 से भी ज्यादा विदेशी लोग आज चीनी भाषा सीख रहे हैं। चीन की योजना 2020 तक समग्र दुनिया में 1,000 से भी ज्यादा संस्था खोलने का है, और इसके लिए यह भाषा के 5,000 टीचर को चीन ने विश्व के देशों में भेजे हैं। 109 देशों के 3,000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी में यह भाषा के कोर्स चलते हैं। अमेरिका में बोली जाने वाली विदेशी भाषाओं में स्पेनिश के बाद दूसरे नंबर पर कोई जो भाषा आती है तो ये है चीन की मैंडरिन भाषा। संस्कृत भाषा दुनिया के 40 देशों की 254 यानी 254 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। लंदन, आयरलैंड तक की कई स्कूलों में आज संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। भारत सरकार ने 2014 से संस्कृत कमीशन की रचना की है। स्कूल कॉलेजों में संस्कृत को पढ़ाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा के बाद द्वितीय भाषा के रूप में अपनाई है। फिर भी अगर कोई भी भाषा को अगर जीवंत रखना है तो व्यवहार में लाना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। संस्कृत भाषा इतनी प्राचीन, सब भाषाओं की जननी, देवों की भाषा, डिवाइन लैंग्वेज होते हुए भी कई जगह भाषा मृत्युशैया पर पड़ी हुई दिखती है। दयनीय स्थिति में हमें दिखने को मिलती है। ये स्थिति की चिंता करने की बजाय हमें इजराइल और चीन से
सीख लेना है। इस स्थिति का कारण क्या है और कैसे फिर से हम संस्कृत भाषा को नवजीवन दे, यह सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है। इस स्थिति के पीछे कई कारण है जो मुझे लगते हैं। इसमें से पहला कारण मुझे ये लग रहा है कि जो भाव, जो निष्ठा, जो लगाव, कमिटमेंट संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं का संस्कृत भाषा के प्रति दिखता है, ये भाव, ये लगाव, ये कमिटमेंट स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले कई शिक्षकों में कम महसूस होता है, कम दिखता है। अगर भाषा का संवर्धन करना है, भाषा का विकास करना है, तो सम्मान देना पड़ेगा। हमें खुद को भी भाषा के प्रति गर्व या तो गौरव होना चाहिए। एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जापान में एक दफ़ा स्वामी विवेकानंद जी का प्रवास था। स्वामी विवेकानंद जी एक शहर से दूसरे शहर घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे। पूरा दिन निकल गया, रास्ते में भूख लगी। स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से ऐसे ही शब्द निकल पड़े कि एक ऐसा देश है जहां कोई खाने की व्यवस्था नहीं, खाने का नहीं मिल रहा है, क्योंकि रास्ते से गुजर रहे थे, भूख लगी थी। ये शब्द घोड़ा गाड़ी चलाने वाला ने सुना, समझ में भी आया कि कुछ कह रहे, खाने के संदर्भ में कह रहे, कुछ नहीं बोला। आगे जाके एक वाड़ी पर घोड़ा गाड़ी रोकी। वो वाड़ी में गया, खेत में गया और उधर से एप्पल, टोकरी में एप्पल लाके स्वामी विवेकानंद जी को दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने मांगा भी नहीं, तो तू क्यों ये एप्पल लेके आए? तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि आप कुछ कह रहे थे खाने के संदर्भ में, मेरे देश के बारे में अगर कोई गलत बोले, देश के बारे में अगर कोई ऐसे निम्न बात बताए या तो बात करे, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूं। तो ये कमिटमेंट, ये भाव, ये वफादारी राष्ट्र प्रति होने के कारण आज हम देख सकते हैं कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अणु बम फेंके गए थे, फिर भी आज जापान विश्व में अग्रिम देशों में जापान का एक स्थान बना है। तो ये भाव, ये लगाव, ये कमिटमेंट भाषा के प्रति होना जरूरी है। अगर शिक्षकों में ये भाव, सम्मान पैदा होगा तो ही छात्रों में संस्कृत के प्रति सम्मान और भाव पैदा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में हमें कुछ इनोवेटिव करना होगा। शिक्षक और छात्रों में उत्साह बढ़ाना होगा। 2006 की बात है, मैं एक कॉलेज में, अहमदाबाद की एक कॉलेज में प्रधानाचार्य था। एक महाशय आए, मुझे मिले, बात बात में ये विषय आया। महाशय ने बताया कि मुझे ये मुझे मानना है या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गीता का प्रचार प्रसार होना चाहिए, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। फिर हमने आधे घंटे तक चर्चाएं की, वार्तालाप किया और फिर यह तय किया कि हर साल हम गीता जयंती के दिन एक कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन स्टेट लेवल की होगी और विषय गीता श्लोक गान और वक्तृत्व स्पर्धा, अलग अलग श्लोक पर श्लोकदान होगा, वक्तृत्व स्पर्धा होगी, स्टेट लेवल की कंपटीशन होगी। ये तय हुआ। संस्कृत विभाग के प्राध्यापकों के साथ, छात्रों के साथ भी चर्चा हुई। गीता जयंती को सिर्फ 10 दिन बाकी थे। ये भी विचार आया कि नेक्स्ट ईयर से हम ये प्लान करें, नेक्स्ट ईयर से ये कंपटीशन शुरू करें। मैंने कहा नेक्स्ट ईयर से क्यों, ये साल से क्यों नहीं, हमें ये साल से ही करना है। फिर प्लान किया और नतीजा ये निकला कि उसी साल गुजरात की 35 इंस्टीट्यूट में से 150 जितने पार्टिसिपेंट्स आए।
पूरा दिन ये प्रोग्राम चला और पूरा सफलता के साथ ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। कहने का मेरा अर्थ ये है कि हमें उत्साह बढ़ाना पड़ेगा, चाहे छात्र हो चाहे प्राध्यापक हो, और संस्कृत के प्रति एक सम्मान बढ़ाना होगा। दूसरी बात, कई दफा ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रयास करता है कि इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, या तो मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करे, साइंस लेता है, मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं मिलता, बीएससी कर लेता है, बीएससी करने बाद बीएड कर लेगा, या तो आर्ट्स में जाके बीए बीएड करके और कोई नौकरी न मिलने के कारण शिक्षक में भर्ती हो जाता है। अपनी रुचि का, अपनी पसंद का व्यवसाय न मिलने के कारण भी शिक्षक का व्यवसाय और सब्जेक्ट स्वीकार करने के कारण विषय के प्रति, व्यवसाय के प्रति व्यक्ति को रुचि न होने के कारण कोई लगाव नहीं रहता। ये भी एक कारण इसके पीछे। तीसरी बात, आज हमने संस्कृत को कर्मकांड की भाषा बना के रख दिया है। चौथी बात, आजकल शिक्षा के साथ स्टेटस भी जोड़ दिया है। जैसे कि बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो हम गौरव लेते हैं। इंग्लिश मीडियम की वजह अन्य भाषा में, अन्य माध्यम में, या तो गुजराती माध्यम में अगर पढ़ता है तो लोग निम्न दृष्टि से देखते, कहेंगे क्या गुजराती में पढ़ता है, मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट में पढ़ता है, साथ में गर्व भी लेता है। तो आज शिक्षा को माध्यम के साथ भी स्टेटस के साथ जोड़ दिया है। सेम सिचुएशन हायर एजुकेशन में भी है। बेटा या बेटी इंजीनियरिंग में पढ़ता है, मेडिकल में पढ़ता है, मैनेजमेंट के साथ पढ़ता है, एमएससी, एमसीए, एमबीए करता है, तो पेरेंट्स भी गर्व लेता है। मुझे याद है एक किस्सा, मेरी कॉलेज में एक बच्ची पढ़ती थी, उनके पेरेंट्स आए, पहचान वाले थे, बात बात में ही ये विषय आया। वो पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मेरे परिवार वाले मेरी बेटी को एमबीए में प्रवेश लेने के लिए तैयार थे। बेटी की इच्छा बीए करने की थी, एमए करने की थी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स में पढ़ाई करना चाहती थी। परिवार वाले की इच्छा थी कि एमबीए करे, बीबीए करने के बाद। मैंने पूछा क्यों, तो ये भाई साहब ने बताया कि हमारे समाज में अगर कहेंगे कि बेटी एमबीए कर रही है, एमसीए कर रही है, एमएससी कर रही है, इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रही है, तो सगाई, मैरिज जल्द हो जाता है। अगर कहेंगे कि आर्ट्स में पढ़ाई कर रही है तो सगाई करने में भी मुश्किलात आती है। तो आज हमने शिक्षा को, माध्यम को कहीं न कहीं स्टेटस के साथ जोड़ दिया है। मैक्सिमम, चौथी बात, मैक्सिमम संस्कृत के संभाषण वर्ग चलाना चाहिए, क्योंकि इससे संस्कृत के प्रति सम्मान बढ़ेगा, छात्रों में रस पैदा होगा। मैं साक्षी हूं, मैं जो कॉलेज में था, हम हर साल वर्ग चलाते थे। इसका नतीजा ये निकला कि 11:30 से क्लास रखते थे, फिर भी संस्कृत संभाषण का वर्ग फुल रहता था। अब जानते हैं कि मॉर्निंग कॉलेज हो तो मॉर्निंग कॉलेज में ज़्यादातर 2 या 3 ही लेक्चर चलते, 10:30 के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स चले जाते हैं। हमने 4 लेक्चर के बाद यानी कि 11:30 से संस्कृत संभाषण के वर्ग रखे, फिर भी इतनी संख्या थी, सारे के सारे दिन 100% अटेंडेंस ये वर्ग में रहती थी। और ये वर्ग का आखिरी दिन यानी कि वैलिडिटरी फंक्शन में पूरा का पूरा ये जो प्रोग्राम था ये छात्रों ने हैंडल किया, और वो भी संस्कृत भाषा में। तो ये अगर रस पैदा कर सकते हैं हम, तो चाहे 11:30 का समय हो या 12:30 का क्यों ना हो, छात्र अवश्य आएंगे। यानी कि छात्र में रुचि
पैदा करनी पड़ेगी। पांचवी बात, संस्कृत स्कूल और कॉलेज में ऑप्शन में दिया जाता है। आर्ट्स में फर्स्ट ईयर में एक ही साल पढ़ाया जाता है, बाकी कई फैकल्टी में संस्कृत विषय नहीं पढ़ाया जाता। दूसरी बात, 11th-12th की करें तो कई स्कूल में संस्कृत विषय नहीं दिया जाता। तो आज संस्कृत अनिवार्य सब्जेक्ट की जगह ऑप्शन में दिए जाने के कारण स्टूडेंट्स ऑप्शन में निकाल देते हैं। ऑप्शन के कारण इतना इम्पोर्टेंस, महत्व भी इस विषय का नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि यह सब्जेक्ट अनिवार्य होना चाहिए। दूसरी बात, कॉलेजेज में फाउंडेशन कोर्स और सॉफ्ट स्किल दिया जाता है। तो फाउंडेशन कोर्स में भी या तो सॉफ्ट स्किल के रूप में कोई न कोई जगह इस विषय को, खास करके हमारे शास्त्रों, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, धर्म ग्रंथ हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, या हमारे इंडियन एपिक्स, महाकाव्य रामायण या तो महाभारत को कोई ना कोई रूप में हायर एजुकेशन में भी पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, संस्कृत के शिक्षक वर्ग में संस्कृत में ही पढ़ाए। आज हमें चाहे स्कूल हो या कॉलेज, कई जगह पर ये देखने को मिलता है कि शिक्षक संस्कृत गुजराती में पढ़ाता है, कई टीचर इंग्लिश को भी गुजराती में पढ़ाते हैं। अगर शिक्षक संस्कृत में पढ़ाएंगे, छात्रों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, छात्रों को भी संस्कृत के में बोलने का मुहावरा करवाएंगे, तो मैं मानता हूं कि छात्रों का भी और शिक्षक में भी संस्कृत प्रति एक आत्मविश्वास आएगा। आज के समय में संस्कृत को अर्थ के साथ, एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगारी के साथ जोड़ दिया है। ये भी एक दुर्दशा का कारण है। हर एक वस्तु का मूल्य, अर्थ, पैसे में नहीं आंका जा सकता। सिर्फ संस्कृत भाषा में ही नहीं, मैं तो विनयन क्षेत्र में काम कर रहा हूँ सालों से, शिक्षक भी रहा हूँ, प्रधानाचार्य भी रहा हूँ और अभी कुलपति हूँ। आर्ट्स फैकल्टी की मैं बात करूँ तो संस्कृत भाषा की तरह अन्य ऐसे कई सब्जेक्ट है जिसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन संस्कृत के साथ हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे विषयों में आज कम छात्र मिलते हैं। 12th पास करने के बाद जब प्रथम वर्ष में दाखिला लेने के लिए छात्र आता है, मार्कशीट देखने के बाद हम कह सकते हैं कि तुम्हारे तो बहुत अच्छे मार्क्स संस्कृत में है, संस्कृत मेजर सब्जेक्ट लो, तो भी विद्यार्थी तैयार नहीं होता। क्योंकि जो मैंने पहले बताया, कई जगह स्टेटस के साथ, कई जगह अर्थ या तो एम्प्लॉयबिलिटी के साथ ये बाबत जुड़ गई है। इसका ये कारण मुझे लगता है। एक भाई ने बेटी को संगीत सिखाया। पड़ोसी ने पूछा कि आपकी बेटी क्या कर रही है? तो ये भाई ने बताया कि बेटी सुबह में गायन गा रही है, संगीत सीख रही है। तो पड़ोसी ने कहा, क्या मिलेगा? संगीत से क्या फायदा? कुछ आमदनी होगी क्या? तो प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रत्येक वस्तु को अर्थ के साथ जोड़ना सही है? एक न्यायाधीश के पास एक व्यक्ति आता है। न्यायाधीश को कहते हैं कि ये व्यक्ति ने मेरी पत्नी को, मेरी मंगेतर को ये उठा के ले गया है। न्यायाधीश ने कहा, आप क्या चाहते हो? तो व्यक्ति कहता है कि मैं उनसे 10,000 का मुआवजा मैं चाहता हूं। मुकदमा चलता है, 10,000 रुपया इस व्यक्ति को मिल जाता है। दूसरा एक केस आता है जहां मजदूर आता है। मजदूर कहता है कि मैं मिल में काम कर रहा हूं, मशीन में मेरा हाथ कट गया है। फिर न्यायाधीश बोलते हैं
कि तुम क्या चाहते हो? मजदूर कहता है कि मुझे 50,000 मिलना चाहिए। न्यायाधीश 50,000 दिलवा देते हैं। फिर एक और केस आता है। व्यक्ति कहता है कि मेरी इस व्यक्ति ने इज्जत ली है, आबरू ली है, बेइज्जत किया है। न्यायाधीश पूछते कि क्या चाहते हो? तब ये व्यक्ति जवाब देता है कि मुझे 1,00,000 रुपया चाहिए। मुकदमा चलता है, न्यायाधीश 1,00,000 रुपया दिलाते हैं। सोचो, पत्नी के बदले में 10,000, हाथ के बदले में 50,000 और आबरू के बदले में 1,00,000। क्या इतना मूल्य है? हाथ का, पत्नी का, इज्जत का इतना ही मूल्य है? अगर पैसे से, अर्थ से ही मूल्यांकन होना है तो कल भगवान का भी मूल्यांकन पैसे में होगा। भगवत गीता से सिगरेट के बॉक्स की कीमत ज्यादा होगी, तो क्या गीता से सिगरेट का बॉक्स उत्तम है? जीवन में कई बातें ऐसी है कि अर्थ से उनका मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि संस्कृत को अर्थ के साथ, एम्प्लॉयबिलिटी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं साइकोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूं। विषाद, चिंता, उद्वेग मैंने पढ़ा है। इस युग यानी 21st सेंचुरी को हम नॉलेज की सदी कहते हैं, ज्ञान की सदी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सदी, इंफॉर्मेशन की सदी कहते हैं। साथ में ये सदी 21st सेंचुरी इज अ सेंचुरी ऑफ एंजाइटी, सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस। चिंता की सदी है, विषाद की सदी है, स्ट्रेस की सदी है। वर्तमान कोरोना लॉकडाउन के समय में भी हम इसी स्थिति में जी रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों, शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और मनुस्मृति वगैरह में इस विषाद, इस चिंता का सॉल्यूशन दिया है। जीवन जीने की राह हमें इसी शास्त्रों से मिलती है। वैदिक संस्कृति हजारों सालों से टिकी हुई है। इसका विचार, अभ्यास हमें करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने धर्म, स्वधर्म, समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का गहन चिंतन दिया है। सालों पहले मनु ने कहा है कि विवाह सवर्ण में नहीं होना चाहिए। असपिंडा चया मातुः असगोत्राय च या पितुः, यानी नजदीकी संबंधों में विवाह के कारण पिंडगत शक्ति का नाश होता है। कई प्रकार के रोग होते हैं। ये आज भी इतना प्रमाणभूत माना जाता है। मनु को बाल विवाह और चाइल्ड मैरिज और लेट मैरिज मान्य नहीं है। बाल विवाह के लिए हम शारदा एक्ट लाए, लेकिन लेट मैरिज बंद कर सकते हैं क्या? अंत में मैं यही कहूंगा कि हम ये न भूलें कि हमारी संस्कृति और संस्कार का सिंचन संस्कृत के द्वारा ही शक्य बनेगा। चाहे कितनी भी प्रगति करें, मूल के साथ, संस्कृति के साथ जुड़े रहे। अगर उखड़ गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा बालक कोई भी माध्यम में पढ़े, चाहे कॉन्वेंट में पढ़े, लेकिन ये जरूर याद रखे कि मातृभाषा, संस्कृत और संस्कृति को न भूले। एक बार मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी, कई साल हो गए। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज मैंने पढ़ी थी। एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसी थी, लिखा था कि हमें हमारे बच्चे को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दे, संस्कार दे, ऐसी व्यक्ति की जरूरत है।
हम मुंह मांगे दाम देंगे, सैलरी देंगे। यह नौबत भी आ सकती है अगर हम नहीं जागे तो। हमें ये भी हम न भूले और गौरव के साथ जान ले कि संस्कृत सभी भाषा की जननी है। नासा के मुताबिक धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। दुनिया की कोई भी भाषा से ज्यादा शब्द वोकेबलरी संस्कृत भाषा में है। 102 अबज 78 करोड़ 80 लाख शब्द इस भाषा में है। नासा संस्कृत में लिखी हुई 60,000 पांडुलिपि पर संशोधन कर रहा है। फोर्ब्स मैगजीन ने 1987 में संस्कृत भाषा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए विश्व की सबसे श्रेष्ठ भाषा घोषित किया है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसे बोलने से जीवा की सारी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। इसलिए इस भाषा स्पीच थेरापी में मददगार होती है। नासा के वैज्ञानिकों 6th 7th जनरेशन के सुपर कंप्यूटर को संस्कृत के भाषा के आधार पर बना रहे हैं, जो 2034 तक बन पाएगा। कंप्यूटर के द्वारा गणित के सवालों को सॉल्व करने के लिए जो मेथड बनाई गई है वो इंग्लिश में नहीं ताकि संस्कृत में बनी है। अंत में मैं यही कहूंगा कि संस्कृत भारती के द्वारा सौराष्ट्र प्रांत संपर्क विभाग के द्वारा ये जो मनोवाणी कार्यक्रम के रूप में संस्कृत के विकास संवर्धन के लिए जो ये यज्ञ चल रहा है, इसमें हम सहयोग करें। संस्कृत के प्रति सम्मान एवं गौरव की लागणी भाव प्रकट करें। संस्कृत की महत्ता एवं स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य इस विषय पर मुझे विचार प्रकट करने की व्याख्यान के रूप में आप लोगों के साथ जोड़ने की जो तक संस्कार भारती ने मुझे दी है, मैं संस्कार भारती का सहृदय ऋणी हूँ। हिमांजी पालीवाल जी, श्रीमान पंकज भाई का आभार प्रकट करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदनम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।